हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन रामधारी गुप्ता खंड 2 से बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति 140 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियां सृजित करना ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुंचाने हेतु उनके लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना, मजदूरी स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाना। गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग लक्षित वर्ग हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। रोजगार के 30% अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा 80 व 20 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है। केंद्रीय आवंटन देश के कुल गरीबों की तुलना में राज्य संशासित क्षेत्र के गरीब ग्रामीण लोगों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। वे सभी कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिनसे टिकाऊ उत्पादक स्वरूप की सामाजिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है। पंचायत समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन किए जाने के पश्चात उसे अनुमोदन देने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है। संसाधनों का कम से कम 60% भाग मजदूरी घटक पर खर्च करना होता है। जौहर रोजगार योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों अथवा बिचौलियों को लगाए जाने की अनुमति नहीं है। मजदूरों को रियायती दरों पर प्रतिदिन 2 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। 1755 पुनर्गठित ब्लॉकों में मजदूरों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों का जारी मूल्य प्रति किलोग्राम 50 पैसे कम है। जौहर रोजगार योजना की सामान्य प्रणाली के अलावा पिछड़ेपन के आधार पर चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों में कार्यक्रम को तेज करने के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जौहर रोजगार योजना की तीसरी पद्धति में विशेष और अभिनव परियोजनाएं प्रारंभ करने का प्रावधान है, जिनका उद्देश्य मजदूरों का नगरों में पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाना है जिनका ध्येय जल संभरण विकास, बंजर भूमि का विकास करना हो। मानव जीवन यापन के लिए आवास महत्वपूर्ण है और इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है। ग्रामीण लोग अच्छे उन्नत किस्म के मकानों की अत्यंत आवश्यकता महसूस करते हैं। ग्रामीण गरीब लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में मई 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम अब जौहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में निर्धनतम लोगों के लिए निःशुल्क रिहायशी मकानों का निर्माण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। जौहर रोजगार योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 10% संसाधन इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जिलों में निधियों का वितरण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से इस विशेष वर्ग के गरीबों के अनुपात के अनुसार किया जाता है। मकानों का आवंटन लाभ भोगी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है। बहनों, भारतीय स्त्री जाति की प्राचीन गौरव, गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है बल्कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बनकर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के नव निर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसका अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे। इस संबंध में भी देश में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उनकी धारणा यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए और दोनों की शिक्षा प्रणाली एक सी हो। उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा पद्धति में ही बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी
पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली की रचना इन सब के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार इनके विपरीत हैं। इस प्रकार स्त्री शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। इन दोनों में से कौन सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फल फूल सकती है, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं, उनके अतिरिक्त वह बहुत महंगी सिद्ध हो रही है। प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जिनमें से बहुतों को नौकरियां न मिलने पर जीविका चलाना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहां काफ़ी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं, वहां पैशन परस्त भी तैयार होते देखते हैं। हमारे साधारण गृहस्थ घरों की लड़कियां जब प्रारंभ में आधुनिक शिक्षालयों में प्रवेश पाती हैं, तो धीरे धीरे वे भी वहां की पैशन परस्ती का शिकार हो जाती है और सुंदर सुंदर बहुमूल्य साड़ियाँ एवं भांति भांति का साज श्रृंगार की वस्तुओं की नकल करने लगती हैं, जिससे अपने माँ बाप या अभिभावकों को पर्याप्त मात्रा में व्यय कराने के संकट में डाल देती है। ऐसी शिक्षा प्राप्त कर जब वे स्कूल या कॉलेज छोड़कर जाती हैं, तो उनका जीवन भार सौर होने का बह रहता है, क्योंकि जीवन के कार्य क्षेत्र में वह अपव्ययी शिक्षा पद्धति धनोपार्जन के उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती। यह नौकरी की आशा भी पूरी नहीं कर सकती और अंत में यह शिक्षा उनके लिए निकम्मी मालूम पड़ती है। इसलिए हमें सचेत होकर सोचना है कि क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति ही हमारे लिए उपयुक्त है। महोदय, कुछ समय बाद जैसे ही समाचार पत्रों में बहुत से लोग काम करने लगे और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, इस कार्य ने उद्योग का रूप धारण किया। निःशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना अब अव्यावहारिक जान पड़ी और प्राय लुप्त हो गई। समाचार पत्र उद्योग का यह विकास संभवतः स्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है। फिर भी यद्यपि पत्रों का प्रकाशन एक उद्योग के रूप में होता है, समाचार पत्र स्वउद्देशीय राष्ट्र की सेवा की भावना तथा नैतिक दायित्व से एकदम मुंह नहीं मोड़ सकते। यह भी स्वीकार करना होगा कि इस उद्योग को यथोचित उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे उद्योगों की भांति यह भी उन सभी साधनों में संपन्न हो जो अन्य उद्योगों ने या तो प्राप्त कर लिए हैं या वे उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए यह सभी के हित में है कि समाचार पत्र उद्योग उन्नत हो और इसका आधार अधिक से अधिक ठोस हो। इधर कुछ वर्षों से हमारे देश के समाचार पत्रों में जागृति की लहर आई है। उद्योग की आवश्यकताओं, श्रमजीवी पत्रकारों की मांगों एवं और पाठकों के हितों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि समाचार पत्रों की दशा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया। समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति, आयोग की सिफारिशों का प्रकाशन और उन सिफारिशों पर सरकार का निर्णय, ये सभी उक्त समस्या को सुलझाने के सम्मिलित प्रयत्न हैं। मैं आशा करता हूं कि इन प्रयत्नों द्वारा समस्या का समाधान हो सकेगा, समाचार पत्र उन्नत होंगे और इस उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा। मैं जानता हूं कि यह सब कहना सरल दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। परंतु मुझे सुशिक्षित श्रोताओं से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीति, उद्योग अथवा प्रशासन का क्षेत्र हो, विभिन्न हितों और विचारों में सहयोग की भावना से राष्ट्र तथा समाज के हितों को सामने रखकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आवश्यक है। मैं इतना निराशावादी नहीं कि मैं यह समझूं कि वे लोग जिनके सुझाव बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं, निजी समस्याओं का निपटारा करने में असफल रहेंगे।
हाल में भारतीय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम पास किए हैं उनका उद्देश्य समाचार पत्रों की समस्याओं को सुलझाना है। यह कहना आवश्यक होता है कि कोई भी अधिनियम चाहे वह किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किया जाए प्रभावपूर्ण रूप से तभी कार्यान्वित हो सकता है जब सभी संबद्ध दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्य रूप दें। इन मामलों में अधिनियम के शब्दों का इतना महत्व नहीं जितना उनके पीछे निहित भावना का होता है। क्या मैं आपकी संस्था से यह अनुरोध कर सकता हूं कि इस मामले में आप समाचार पत्रों को मार्ग दिखाएं? आपकी संस्था निश्चय ही प्रमुख तथा अत्यंत प्रभावशाली समाचार पत्रों की प्रतिनिधि संस्था है। प्राय सभी बड़े समाचार पत्र आपके सदस्य हैं। धन्यवाद।